हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो काफी टाइम तक मैं कंटेंट आपके लिए डालता था। कंटेंट मींस स्टडी मटेरियल आपके लिए डालता था। कुछ टाइम तक मैंने बंद कर दिया था। फिर से एक बार मैंने फैसला लिया है कि अब एकदम कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को। जैसे पहले करता था मैं वैसे ही करूंगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा उस तरीके का ना हो, बट आई होप कि आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और आने वाले टाइम में जैसे पहले वीडियोस होती थी, जिस तरीके से चलती थी, वैसे ही जरूर चलेंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जनरल अवेयरनेस का, बोले तो जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट किस प्रकार का, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने। और ये किसके लिए है? इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं हम इसके थ्रू। तो आप लोग तैयार हो जाइए और इस मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाइए। मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाने की मीनिंग ये है कि आप क्वेश्चंस को देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे आंसर देखो। आप ऐसा पॉज करके भी वीडियो को कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और आप कहां से हो। ये मस्ट है, जरूर कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं एक और चीज कि आपको स्टडी मटेरियल और जो ये पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना। ये तो मिलेगी, साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। Who was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के एम मुंशी। के एम मुंशी जी जो थे ये संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक संचालन समिति थी, एक कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष तो के एम मुंशी जी थे, लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, जिसे आईएलओ के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, यानी कि जिनेवा में ये स्थित है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, Who is known as गांधी ऑफ नागालैंड? नागालैंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर को जाना जाता है गांधी ऑफ नागालैंड के नाम से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील और ब्रिटेन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहां की राजधानी बैंकॉक है। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर नेवी का एग्जाम ले लेते हो, एयरफोर्स का, कोस्ट गार्ड का, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 20 में। भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसको मेंशन करा गया है। और पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा भी गया है कई बार एग्जामिनेशन में। आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दूं कि आज से ही आपके लिए साइंस की क्लासेस भी आएंगी, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे। और उससे कैसे देखना है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन तो आपके पास ऑब्वियसली आएगी, टेलीग्राम पर भी मैं डाल ही दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा उसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आप उन प्लेलिस्ट को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इसे ही बोलते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच मुगल रूलर इज नोन एज द अबोमिनेबल कॉवर्ड? यानी कि घृणित कायर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? फर्रुखसियर, जहांगीर, हुमायूं और
बाबर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्रुखसियर को जो है गृणित कायर के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्यू। यूक्रेन के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते थे। रिसेंटली जो सिचुएशन हुई यूक्रेन और रसिया के बीच में, जो लड़ाई हुई, उस वजह से आप जान पाए, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी काफी क्वेश्चंस यूक्रेन के रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यू। टेल अवीव की बात करें तो ये इजराइल की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखती है इजराइल के लिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। और बैंकॉक, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन थ्री सॉल्ट इज द क्रिएशन ऑफ हुम। स्वर्णिम दहलीज किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर और महात्मा गांधी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी की यह पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, स्वर्णिम दहलीज के नाम से भी ये जानी जाती है। सरोजिनी नायडू जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो कि भारतीय भी हूं, वो थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन वो भारत से नहीं थी। और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू जी के बारे में, तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हुई, यानी कि ये पहली महिला राज्यपाल यूपी की राज्यपाल बनी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, सुचेता कृपलानी जी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पूरे देश में भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी जी। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 148। आर्टिकल नंबर 148 में यह व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये 14वें महालेखा परीक्षक हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्टेड। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1961, 1985, 2002 एंड 1992। तो यहां पे इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जो कि महाभारत में अर्जुन के गुरु थे, उनके नाम पे ये अवार्ड शुरू हुआ, क्योंकि ये गुरुओं को ही दिया जाता है, ये कोचेस को दिया जाता है जिनके द्वारा ट्रेंड किए गए खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उन लोगों को दिया जाता है, उन कोचेस को दिया जाता है। बात करें अगर 1961 ईस्वी की, तो यहां पे शुरू हुआ था अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और ये अर्जुन के नाम पे है। 2002 में ध्यानचंद अवार्ड शुरू हुआ था, ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे शुरू हुआ था। और 1992 में शुरू हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो पिछले साल तक भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड होता था, लेकिन अभी इसे रिप्लेस कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ने, और अब ये नाम से जाना जाता है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ओके, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द पेयर। निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बचा हमारा नौसेना दिवस, ये 5 दिसंबर लिखा गया है, इसकी जगह अगर 4 दिसंबर होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये गलत है। नौसेना दिवस 5 दिसंबर को नहीं 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? सुभाष चंद्र बोस, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू एंड दादा भाई नेहरूजी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नेहरूजी पहले व्यक्ति थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, इनका एक बुक भी है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इनकी बुक का नाम है
पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की भी गणना की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? सिंपल आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। ये आप लोग याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? When did the third battle of Panipat take place? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1761 में पानीपत का थर्ड वॉर, तृतीय युद्ध हुआ था। और ये जो हुआ था, ये सदाशिव राव भाऊ, जो कि मराठा सेना की तरफ से लड़े थे, उनके सेनापति थे। और दूसरी तरफ जो थे उनका नाम था, उसका नाम था, वो जो था उसका अहमद शाह अब्दाली नाम था, जो कि एक आक्रमणकारी था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि मराठाओं की हार हो गई थी। 1556 में ये दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, और ये हुआ था हेमू, जो कि दिल्ली का शासक था, और अकबर के बीच में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1526 में जो हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और उसी टाइम पे 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश जो है, इसका संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खिज्र खान। खिज्र खान जो है, ये सैयद डायनेस्टी का संस्थापक था। ये आप लोग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, विच सिख गुरु फाउंडेड द अकाल तख्त? अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह एंड गुरु अर्जुन देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। ये सिखों के छठे गुरु थे। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, और वो बिहार में उनका जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है? बैरन द्वीप, स्टाम्बोली, मोन लोवा, माउंट एटना। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टाम्बोली जो है, स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ये एक ज्वालामुखी है, याद रखना। यानी कि स्टाम्बोली वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको और कौन से चेंजेस चाहिए, और क्या कंटेंट चाहिए, और किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हो। ये भी मुझे जरूर सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना। लाइक एंड शेयर कर दोगे तो लोगों के पास पहुंच भी जाएगा, और लाइक करोगे तो मोटिवेशन भी आ जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम टी सुनामी रिलेटेड टू? सुनामी नाम किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, समुद्री भूकंप से, और पर्वत विखंडन से। तो आपको मैं एकदम से ये अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, ये टी सुनामी जो होता है ना, जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं, सुनामी बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, और जापान में सबसे ज्यादा सुनामी आती है, ये आप लोगों को पता है। वहां पे भूकंप भी सबसे ज्यादा आता है। तो सू का मतलब होता है समुद्र तट, यानी सी कोस्ट जो होती है वो सू का मतलब होता है। नामी का मतलब होता है लहरें जो होती हैं। लहरें जो होती हैं ना, वो नामी के नाम से जानी जाती हैं। तो समुद्र तट में जो लहरें आती हैं ना, बहुत भयंकर वाली, वो होती हैं, और उसी वजह से समुद्री भूकंप जो होता है, यानी कि अंडर सी अर्थक्वेक जो होते हैं, इन्हें ही सुनामी के नाम से जाना जाता है, इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, समझ गए होंगे, होप करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर नाना साहब एंड तात्या टोपे रिवोल्टिंग इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति में नाना साहब एवं तात्या टोपे कहां से विद्रोह कर रहे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर से ये लोग विद्रोह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? हु वाज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन ग्लाहिम को जो है विश्व ग्लोब का जन्मदाता बोला जाता है, निर्माता बोला जाता है। द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब इज मार्टिन ग्लाहिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डज द फेनोमेनन रिलेटेड टू वेदर टेक
प्लेस। मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, इसी में मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच मॉडल वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड? दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी कौन से मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पीसी महलनोबिस के जो मॉडल था इसी के ऊपर पूरी तरीके से वो बेस्ड थी हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी। किसके ऊपर? पीसी महलनोबिस के मॉडल के ऊपर ये बेस्ड थी। इसका कार्यकाल क्या था? 1956 से लेकर 1961 ईस्वी के बीच में ये कार्यकाल इसका था। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हीरालाल या हरिलाल जे की सुनदास कनिया, जिन्हें एच जे कानिया के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले व्यक्ति लोकसभा के स्पीकर बने। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये पहले व्यक्ति जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और सबसे कम उम्र में भी राष्ट्रपति बनने वाले ये व्यक्ति हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस थे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करो। कैसे सपोर्ट करना है? आपको लाइक कर देना है। लाइक करने में आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है और ना ही कोई फायदा होता है, ना पैसे मिलते हैं। कमेंट कर देना। कमेंट आपके दिल में जो भी है वो कमेंट करके बता सकते हो। आपका स्कोर कितना हुआ ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप कहां से हो ये भी बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाकी मुझे और क्या चेंजेस लाना चाहिए ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।